उस शनिवार की शाम मुंबई में रहने वाली मेरी पुरानी सहेली शिखा अचानक मेरे घर आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी सास की बीमारी के चलते वह मेरी शादी में शामिल होने दिल्ली नहीं आ सकी थी। इस कारण से मेरे पति मोहित उस दिन पहली बार शिखा से मिले। जब तक मैं चाय नाश्ता तैयार करके लाई तब तक वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गए थे। मोहित के चेहरे पर छाई खुशी वे पसंदगी के भाव पर बता रहे थे कि वे शिखा के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हैं। मैंने नोट किया कि पिछले 6 सालों में वह कभी बदल गई है। वार्तालाप करते हुए वह बार बार अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी। उसके कीमती सेट की महक से मेरा ड्राइंग रूम भर गया था। 2 बेटों की मम्मी होने के बावजूद वह नीली जीन्स और लाल टॉप में सेक्सी और स्मार्ट लग रही थी। मेरे 5 साल के बेटे मयंक के लिए शिखा रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार लाई थी। अपनी शिखा मौसी के गाल पर आभार प्रकट करने वाली बहुत सारी पुच्चियाँ कर वह कार से खेलने में मस्त हो गया। मेरे बनाए पकोड़े के स्वाद की तारीफ करने के बाद शिखा बोली, मेरे घर में 3 नौकर काम करते हैं। जो थोड़ा बहुत किचन का काम मैं शादी होने से पहले करना जानती थी, अब मैं भूल गई हूँ। जब नौकर घर में हैं तो तुझे काम करने की ज़रूरत ही क्या है, तू तो खूब ऐश कर, मैंने हंसते जवाब दिया। ऐश तो मैं वाकई बहुत कर रही हूँ कविता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुकी हूँ और अगले महीने हम चीन घूमने जा रहे हैं। अमीर होने का मेरी नज़रों में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बंदा जब चाहे देश विदेश भ्रमण करने निकल सकता है। कहाँ कहाँ घुमाए हो तुम दोनों, मैंने उत्साहित लहजे में पूछा। अपने देश के लगभग सारे हिल स्टेशन हमने देख लिए हैं। यूरोप घूमने 3 साल पहले गए थे, उससे पिछले साल केन्या में सफारी का मजा लिया था। मेरा कोई सपना है तो वह विदेशियों से खूब घूमने का। तभी मेरी दिलचस्पी दिखाते हुए उसके देश विदेश भ्रमण के अनुभव ने मैंने काफ़ी देर तक सुने। मुझे यह तो बता कि तुम दोनों कहाँ कहाँ घूमे हो। काफ़ी देर तक अपनी सुनाने के बाद शिखा को हमारे बारे में कुछ पूछने का ख्याल आया। समस्या यह पैदा हुई कि हमारे पास बताने को ज़्यादा कुछ नहीं था और इस बात ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। हम हनीमून मनाने शिमला गए थे। उस शानदार और यादगार ट्रिप के बाद कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम चाहकर भी नहीं बना सके हैं। मैंने यूं ही मुस्कुराते जवाब दिया, पर ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ में उदासी के भाव उभर आए। अरे, उस हनीमून ट्रिप के अलावा 6 सालों में क्या तुम सचमुच कहीं और नहीं घूम आए हो? शिखा हैरान हो उठी। नहीं यार, मैंने गहरी सांस खींचकर सफाई दी। शादी के बाद से कोई ना कोई बड़ा खर्चा हमारे सिर पर हमेशा खड़ा रहता है। पहले ननद की शादी की, छोटे देवर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी साल पूरी हुई है। पिछले 2 सालों से इस फ्लैट की किस्त हर महीने चुकानी पड़ती है। यूँ तो हम दोनों कमा रहे हैं, पर कहीं घूमने जाने के लिए बचत हो ही नहीं पाती है। मुझे हर साल कहीं ना कहीं घुमाकर लाने के लिए शिखा मोहित को प्रेरित करने लगी, पर मैंने अपने मन को दुखी ना करने के इरादे से वार्तालाप में हिस्सा लेना बंद कर दिया। शिखा के साथ हंसना बोलना मोहित को खूब अच्छा लगा। वह करीब 2 घंटे हमारे साथ रही और फिर लौटते शिखा मुझसे बोली, जब भी मौका लगेगा मैं अपने पति को मोहित से मिलाने जरूर लाऊंगी। सच कविता, तेरी शादी बहुत हंसमुख और दिल के अच्छे इंसान के साथ हुई है। मोहित को छेड़ने के लिए मैंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, तेरा साथ इन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है, वरना ये इतने ज़्यादा हंसमुख नहीं हैं। ये अपनी छोटी साली के साथ भी इतना ज़्यादा समय नहीं गुजारते जितना तेरे साथ गुजारा है। मैं छोटी नहीं बल्कि बड़ी साली हूँ, इसलिए मुझे पूरा सामान देते हुए मेरा ज़्यादा ख्याल रखा है। मेरे साथ खूब मज़ेदार गपशप करने के लिए थैंक यू मोहित। शिखा ने मुड़कर पीछे आ रहे मोहित से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ना जाने क्यों शिखा की बड़ी साली वाली बात मेरे मन को चुभ गई। वह मुझसे साल भर बड़ी है, पर अब मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगने लगी हूँ। इस एहसास ने मेरा मन एकाएक खिन्न कर दिया। अपनी कार के पास पहुंचकर शिखा संजीदा लहजे में बोली, कविता, तुझ कुछ ज़्यादा मोटी हो गई है। मैं जानती हूँ कि तुझे चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर अब कुछ समय के लिए उन्हें खाना बंद कर दे। यार, इन दोनों चीज़ों को खाना कम कर दो सकती हूँ, पर बिल्कुल बंद करना मुश्किल है। मैंने नकली हंसी हंसते जवाब दिया, देख, अगर तू ऐसे ही फूलती चली गई तो मोहित की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाएगी। मैं कितनी भी मोटी हो जाऊं, पर ये मुझे छोड़कर किसी की तरफ भी नहीं देखेंगे। मैंने प्यार से मोहित का हाथ पकड़कर कुछ तीखे लहजे में जवाब दिया। सहेली,
यूं आंखें मूंद कर जीना बंद कर। शिखा गंभीर होकर मुझे समझने लगी। पत्नियों के लिए अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए रखने में लापरवाही करना उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए खतरा बन सकता है। मेरी तरह सुंदर और फिट रहने की कोशिश तुझे भी दिल से करनी चाहिए। कमर में दर्द रहने की वजह से इसका वजन कुछ बढ़ गया है, पर यह मोटो मुझे अभी भी बहुत सुंदर लगती है। मोहित ने मेरी तरफदारी करने की कोशिश जरूर करी, पर उनका मेरे लिए मोटो शब्द का प्रयोग करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम सचमुच बहुत समझदार और दिल के अच्छे इंसान हो। मोहित की फिर से तारीफ करने के बाद वह मुझसे गले मिली और कार में बैठ गई। शिखा के जाने के बाद मैंने मोहित को बुझी हुआ सा चेहरा देखा। मेरे लिए उनके मनोभाव को समझना मुश्किल नहीं था। शिखा ने जाते हुए मेरी तुलना अपने साथ करके मोहित का मूड खराब कर दिया था। डिनर करते हुए हमारे बीच अजीब सी दूरी और खिंचाव बना रहा। मैंने उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं रखी थी, पर आज उनका मुंह फूला कर घूरना मुझे मेरी अपनी नज़रों से गिराने की कोशिश करने जैसा था। यह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर रही थी। उस रात मेरे मन में मोहित के साथ अपने दाम्पत्य संबंधों की मजबूती को लेकर असुरक्षा का भाव पहली बार उठा। हमारे यौन संबंधों में अब पहले जैसा जोश नहीं रहा। यह एहसास मेरे मन को और ज़्यादा परेशान कर रहा था। वे सोने से पहले नहाने के लिए जब बाथरूम में जा रहे थे तो मैंने उन्हें रोककर भावुक लहजे से पूछ लिया, आज बहुत देर यूँ उदास क्यों घूम रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझसे नज़रें चुराते उन्होंने मुझसे बुझे लहजे में मुझे जवाब दिया। क्या अपने मन की बात मुझसे नहीं कहोगे? मैंने एकदम से रुआंसी हो उठी। हम अमीर न होने के कारण अभावों से भरी जिंदगी जी रहे हैं, इस कारण तुम मन ही मन दुखी हो रही हो। उनकी आवाज़ में मौजूदा पीड़ा के भाव मुझे अंदर तक हिला गए। ऐसा अजीब क्यों पूछ रहे हो? मैंने उनसे उल्टा सवाल किया। शिखा, जब अपनी देश विदेश की यात्रा के विवरण तुम्हें सुना रही थी तब मैंने तुम्हारी आंखों में गहरे अफसोस के भाव साफ देखे थे। अपने खूब घूमने के सपने को पूरा न कर पाना का तुम्हें क्या बहुत दुख है? बच्चों जैसी बात मत करो। मैंने तुम्हें प्यार से झपट दिया। मैं अब पहले तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए महत्व को समझती हूँ और अपने हालत से पूरी तरह सुखी और संतुष्ट हूँ। माय डियर हस्बैंड, तुम सच बोल रही हो। उनकी आंखों में कुछ राहत के भाव उभरे। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं वाह विभोर होकर उनसे लिपट गई। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें एक बार पूरे यूरोप की सैर जरूर कराऊंगा। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और फिर जोशीली आवाज़ में बोले, हम कल ही बैंक में एक अकाउंट खोलेंगे। उसमें से जो रकम जमा होगी वह सिर्फ तुम्हारे घूमने के शौक़ को पूरा करने के लिए आएगी। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। उनके गाल पर प्यार भरा चुंबन अंकित करने के बाद मैंने उन्हें बाथरूम में जाने की इजाज़त दे दी। पलंग पर लेटकर मैं अपने मनोभाव को समझने की कोशिश करने में लग गई। मोहित शिखा के साथ मेरे रंग रूप की तुलना करके शहर से दुखी हो रहे थे, शाम से दुखी हो रहे थे। मेरा यह अंदाज़ा पूरी तरह से गलत निकला था। सुंदर स्त्री का साथ सब पुरुष चाहते हैं और मैंने मोहित की आंखों में भी आज खूबसूरत और स्मार्ट शिखा के लिए प्रशंसा के भाव कई बार साफ देखे थे। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं मोहित को एक खूबसूरत व आकर्षक जीवनसाथी का हमेशा साथ में मिले। मयंक के होने के बाद से अपने रंग रूप व फिगर का ढंग से रखरखाव ना कर पाने से मैंने खुद को दोषी माना और फौरन इस कमी को दूर करने का फैसला मन ही मन कर लिया। मैं ज़िंदगी की चुनौतियों के सामने हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्यों को मैंने अकेले अपने बलबूते पर पूरा किया था। मैंने अपनी एमए की पढ़ाई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की थी। अपने लिए मोहित का रिश्ता मैरिज साइट पर जाकर ढूंढा था। शादी के बाद मुझे जल्दी समझ में आ गया था कि अगर मैंने नौकरी नहीं करी तो हमें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। घर के कामकाज में उलझकर रहकर पढ़ाई करना कठिन था, पर मैंने लगभग लगन और मेहनत के बल पर बीएड की डिग्री हासिल करी थी। उसी जोशीले जलवे के साथ अपने दाम्पत्य संबंधों में जोश और खुशियाँ भरने का संकल्प मैंने उसी पल पर कर लिया। हम शिखा की तरह अमीर नहीं थे, पर हमें आपस में साथ रहने को बहुत समय मिलता था। मैंने फैसला किया कि अपने दाम्पत्य जीवन में हंसी सुखी और मौज मस्ती बढ़ाने के लिए मैं अब इस समय का सदुपयोग बखूबी करूँगी। मोहित ने मेरी खुशियों की खातिर नया अकाउंट खोलने का फैसला किया है।
इसी तर्ज पर 3 महीने बाद आ रही शादी की सालगिरह पर मैंने खुद को ज़्यादा फिट, आकर्षण और सुंदर बनाकर उन्हें खास उपहार देने का पक्का मन बना लिया है। मैंने उसी वक्त उठकर सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया। सुबह जल्दी उठकर पार्क में घूमने जाने का मेरा पक्का इरादा था। मेरी कमर का दर्द अब मेरा वजन कम करने में कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकेगा। वैसे डॉक्टर का कहना भी यही था कि नियमित रूप से व्यायाम करने से ही दर्द जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वे नहाकर बाहर आए तो खुलकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनकी आंखों में जो जी भरकर प्यार करने वाले भाव दिखे तो मैंने दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। मुझे लगा कि स्मार्ट और सेक्सी शिखा के साथ गुजारा वक्त टॉनिक की तरह काम करते हुए मोहित को रोमांटिक बना रहा है। पर यह विचार मुझे परेशान नहीं कर सका। जल्दी मैं खुद उन्हें ऐसा टॉनिक भरपूर मात्रा में पिलाऊं करूँगी। अपने संकल्प को फिर से दोहराकर मैंने उनकी मजबूत बाहों में के घेरे में कैद हो गई। मन में एक डर था कि कहीं शिखा की बात सही ना निकले, कोई मोहित को लेना उड़े। 3 माह बाद शिखा अचानक पहले की तरह बिना बताए धमकी। इन दिनों मैंने अपना वजन 3 किलो कम कर लिया था, बदन चुस्त हो गया था। मार्क्स एंड स्पेंसर से सेल में कुछ अपने लायक ड्रेसें भी ले आई थी, जो लेटेस्ट डिजाइन की तो थी ना थी, पर पहले वाले बैंजी रूप से तो मुझे बदलने लायक ही तो थी। मेरा बेटा मयंक अब गंभीर होकर पढ़ने लगा था और मोहित का रुख और ज़्यादा प्यारा हो गया था। जब वह आई तो मैंने देखा कि वह पहले की तरह चुस्त तो थी, पर चेहरे पर उदासी की परत बिखरी थी। बनावटी ठाके से उसने मोहित को पुकारा, हाय जीजू, कहाँ हो? देखो तो बड़ी साली आई है। मोहित तुरंत कमरे से निकले, पर इस बार वह गर्मजोशी नहीं थी जो पिछली बार शिखा के 2 घंटे बाद हुई थी। उन्होंने हंसकर स्वागत किया और कहा, साली जी यह क्या हुआ? इतने दिनों से कोई मैसेज नहीं, कोई हाय नहीं, कोई तुम्हारी सलोनी तस्वीर नहीं। मैंने पूछा, चीन कैसा रहा? रोज कोविड की वजह से चीन के बंद होने की खबर आ रही थी। शिखा ने कहा, अरे कहाँ का चीन, हम जा ही नहीं पाए। मेरे पति तो आजकल भाइयों के विवाह में पूरी तरह फंस गए हैं, कहीं आना जाना ही नहीं हो पा रहा है। मैं दिल्ली उन्हीं के साथ आई हूँ। NCLT में इनकी अपील है। अकेले आने की सोच रहे थे, पर 3 वकीलों से कॉन्फ्रेंस तय हो गई। उनके मन पर हरदम बोझ रहता है, वजन बढ़ने लगा है, बहुत स्ट्रेस रहते हैं। अब कंपनी के कामों के सिलसिले में बाहर जाना बंद सा हो गया है। जब हालात सुधरेंगे तब देखेंगे। मेरी छोड़ अपनी सुना कविता, स्मार्ट लग रही है, वजन भी कम हो गया है। लगता है जीजू कुछ ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। वह 2 घंटे रुकी और पिछली बार की तरह ठाके नहीं लगा पा रही थी। चलते हुए बोली, जो हाथ में है उसी को एंजॉय कर कविता। मेरी अपनी फिलॉसफी इनके मुकदमों में बदल दी है। फिर मयंक के लिए चॉकलेट का डिब्बा देते हुए बोली, मयंक ट्यूशन से आए तो देना न भूलना। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खुश हूँ। बेकार में कंपटीशन करने लगी थी। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। दूसरों को ऊंचे जाते देख अपनी हार नहीं माननी चाहिए। अपना काम अपनी गति से करते रहना चाहिए, वरना दुख कब पिछले दरवाजे से घुस जाए पता नहीं। अब मेरा डर गायब हो गया था। मैंने मोहित की एक जोर की पप्पी ली और बर्तन समेटने लगी। मोहित सोच रहे थे कि अचानक वह बारिश क्यों और कैसे हुई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।